My next topic is galvanometer. और galvanometer जो आप लोगों ने लैब वगैरह में जब भी आप प्रैक्टिकल करने के लिए जाते होंगे तो वहां पे आपने ये देखा हुआ है, ठीक है। galvanometer जो है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। मेन जो पर्पस होता है इसका, हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, करंट को मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस क्या है इसका, डिटेक्शन। डिटेक्शन मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या है सर्किट के अंदर। और यूजली इसकी जो galvanometer होता है इसकी नीडल सेंटर में होती है, ये दोनों तरफ मूवमेंट होती है, लेफ्ट राइट, तो वहीं से हमें मालूम चलता है कि डायरेक्शन क्या है करंट की, ठीक है। तो galvanometer इज ए डिवाइस, राइट डाउन, इज ए डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज्ड for the detection and measurement of electric current, for the detection and measurement of electric current in the circuit. Instrument used for the detection and measurement of small current या currents in a circuit. Now there are two types of galvanometers. First is moving coil galvanometer, and second is moving magnet galvanometer. First is moving coil, second is moving magnet. अब हमारे सिलेबस में जो है वो है मूविंग मैग्नेट, मूविंग कॉइल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो मूविंग कॉइल galvanometer है इसमें कॉइल जो वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करती है, रोटेट करती है, और मैग्नेट स्टेशनरी होते हैं। और मूविंग मैग्नेट में क्या होता है, कॉइल स्टेशनरी होती है, मैग्नेट मूव करते हैं, राइट। तो हमारा जो है वो कौन सा है, मूविंग कॉइल galvanometer। मूविंग मैग्नेट जो है वो हमारी हमने नहीं लेना यहाँ पर। अब मूविंग कॉइल जो है इसको हम डी ऑर्सनल टाइप galvanometer का नाम देते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डेवलप किया था, डी ऑर्सनल टाइप galvanometer। और इट इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंडेड टाइप galvanometer। ठीक है, मूविंग कॉइल galvanometer जो है दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड टाइप galvanometer का नाम भी देते हैं, और इसको डी ऑर्सनल टाइप galvanometer। और जो लैब में हम यूज करते हैं वो ये वाला नहीं होता, दैट इज वेस्टर्न टाइप galvanometer। तो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने, डॉक्टर वेस्टर्न ने डी ऑर्सनल टाइप galvanometer को ही क्या किया, इंप्रूव किया। तो पहले हम इसको डिटेल में ले लेते हैं और फिर वेस्टर्न टाइप galvanometer को भी मैं समझा दूंगा। तो जो लैब में होता है वो हमारा वेस्टर्न टाइप galvanometer है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, मूविंग कॉइल galvanometer मींस दैट इज डी ऑर्सनल टाइप galvanometer। तो मूविंग कॉइल galvanometer क्या होता है, galvanometer is a device which is used for the detection and measurement of electric current in a circuit। अब ये डिवाइस है तो इसका प्रिंसिपल होगा, तो इसका प्रिंसिपल जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप, वही इसका प्रिंसिपल है। तो राइट ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever a current carrying coil,
is placed in a uniform magnetic field. Whenever a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque which tends to rotate it. तो ये इसका प्रिंसिपल आ गया. Whenever a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque which tends to rotate it. अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी आती है कंस्ट्रक्शन, देन थ्योरी एंड वर्किंग. Then comes construction. अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल which is wound over a cylindrical core, सॉफ्ट आयरन कोर जो है उसके ऊपर उसकी वाइंडिंग कर देते हैं. ठीक है, ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है. ये फ्रंट से हम देख रहे हैं. ये आगे हमारे पास कोर, सी से डिनोट कर सकते हैं इसको.
leveling screws S1 and S2, coiled hair spring, terminal, this is copper wire, another terminal, T1 and this is T2. And this is torsional head H, और ये आगे हमारे पास फाइबर की स्ट्रिप्स किसकी बनी होती है, फास्फोर बोन की, और स्प्रिंग जो है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ फास्फोर ब्रोन्स। अब फास्फोर ब्रोन्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका इलास्टिक इफेक्ट जो होता है दैट इज नेग्लिजिबल। तो इसमें हमें दो डायग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी, एक तो ये आगे सिंपल डायग्राम, अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। लेकिन अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये मैग्नेट्स जो है दे आर गिवन कनकेव सिलेंड्रिकल शेप, इस टाइप की शेप होगी इनकी, दे आर गिवन कनकेव सिलेंड्रिकल शेप। ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल, और ये इसमें आ गई कोर हमारी सिलेंड्रिकल कोर। अब ऐसे देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल की शेप में, लेकिन यहां से देख रहे तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है। अब इस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर ये वाइंडिंग कॉइल थी, हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये कनकेव सिलेंड्रिकल इसलिए रखते हैं ताकि मैग्नेट की शेप हम इसलिए रखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट करती है, नॉर्थ से एंड एंड साउथ। तो यहां पे भी क्या होगा कि प्लेन ऑफ कॉइल जो है दैट रिमेन्स पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब प्लेन कॉइल का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो cos 0 मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा, या नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री में द मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट के लिए मैग्नेट्स जो दे आर गिवन कनकेव सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और ये जो फील्ड है इसको हम नाम देते हैं रेडियल फील्ड। द फील्ड प्रोवाइडेड बाय सच एन अरेंजमेंट इज नोन एज रेडियल फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल क्या होती है, विच पॉइंट्स टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना इसको, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल आयरन कोर। हमने क्या ली होती है, सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है उसकी वाइंडिंग कर देते हैं, राइट। अपर एंड जो है कॉइल का दैट इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिप विच इज मेड अप ऑफ फास्फोर ब्रोन्स, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एम। एम क्या हो गया, दैट इज द मिरर। ये हमारे पास, हम इसको मिरर यूज करते हैं किसके, रीडिंग को नोट करने के लिए, विद हेल्प ऑफ लेंथ एंड स्केल अरेंजमेंट विच इज नॉट शोन द डायग्राम। यहाँ से हम लाइट को फोकस करते हैं मिरर के ऊपर, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट जो है वो स्क्रीन के ऊपर आती है, राइट। और जब कॉइल घूमेगी तो ये मिरर भी घूमेगा, तो डिफ्लेक्शन चेंज होगी, तो उससे हम इसकी रीडिंग जो है वो मेजर करते हैं। तो वो डायग्राम में हमने शो भी किया होता है, विच इज नॉट एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है।
तो क्या हो गया, सिलेंड्रिकल कोर ऑन विच a rectangular coil ABCD is bound. अब coil जो है that is suspended in a uniform magnetic field. coil को suspend किया होता है, fix नहीं की होती यहाँ पे, suspended in a uniform magnetic field which is provided by two permanent horseshoe magnets which are given concave cylindrical shape. अगर ताप से देखेंगे तो cylindrical shape दी होती है, किसके लिए, so that the plane of coil जो है that remains parallel with the direction of magnetic field. ठीक है, अब coil का एक एंड तो आ गया यहाँ पे, और उसको कहाँ पे कनेक्ट किया होता है, टॉर्शन हेड के साथ और वायर के थ्रू टर्मिनल T1 के साथ, और दूसरा एंड जो है coil का वो दिख रहा है वो किसके साथ, coil एयर शिफ्टिंग के साथ, और यहाँ से ये कॉपर वायर के थ्रू कहाँ पे आ गया, टर्मिनल T2 के साथ. और ये होल ऑपरेटर जो है इसको हमने क्या लिया होता है, बॉक्स के अंदर, और ये F1 और F2 जो है वो क्या है, लेवलिंग स्क्रूज हैं, क्योंकि कॉइल को सस्पेंड किया है तो मे भी ये एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड से ये कॉइल मे भी अगर लेवल बराबर नहीं होगा तो नॉर्थ पोल की तरफ हो सकती है, अगर इस तरफ टिल्टेड है या साउथ की, तो इसको लेवलिंग की जाती है ताकि कॉइल जो है वो एग्जैक्टली कहां पे आ जाए, दैट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द मैग्नेट्स. तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई. मैं थोड़ा सिंपल वर्ड में आपको स्पीक कर रहा हूँ. इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोर आयरन की बनी होती है, उसके ऊपर हम कॉइल की बाइंडिंग कर देते हैं और कॉइल को सस्पेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिप व्हिच इज मेड अप ऑफ फास्फोरस ब्रोंज फ्रॉम अ टॉर्शन हेड एच. और यहाँ पे हम एक मिरर अटैच कर देते हैं, किसके लिए, रीडिंग नोट करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड के अरेंजमेंट. और लोअर एंड जो है कॉइल, सेकंड एंड जो है कॉइल का, दैट इज कनेक्टेड विद अ कॉइल स्प्रिंग, और स्प्रिंग जो है दैट इज कनेक्टेड विद टर्मिनल T2 थ्रू कॉपर वायर. S1 and S2 जो है ये क्या हो गए, लेवलिंग स्क्रूज. Moreover, the magnets are given concave cylindrical shape so that plane of coil जो है that remains parallel with the magnetic field in order to have maximum turning effect. तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन. It consists of a rectangular coil ABCD. Consists of a rectangular coil ABCD having large number of turns. Having large number of turns of thin insulated copper wire wound on a metallic core. और ये कोर किसकी होती है, आयरन की. The coil is suspended by means of a fine phosphor bronze strip S. ये स्ट्रिप लगी है, phosphor bronze strip S from a torsion head, torsion T-O-R-S-I-O-N, torsion head H, in between the pole pieces
of strong permanent horseshoe magnets. Permanent horseshoe magnet, NS. A hairspring of phosphor bronze. A hairspring of phosphor bronze is attached to the lower end of the coil. Is attached to the lower end of the coil. Both torsion head and hairspring. Both torsion head and hairspring are connected to the terminals T1 and T2. या binding screws T1 and T2 by insulated copper wire. अब जो भी करंट हमने मेजर करनी होती है इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव के साथ, तो यहां से करंट एंटर करेगी. The current enters from T1, that enters through T1 and leaves through T2. A light mirror M is attached. A light mirror M is attached to the lower portion of suspension strip. Lower portion of the suspension strip as to note the deflection by lamp and scale arrangement. Lamp and scale arrangement which is not shown in the diagram. अब मैं बता देता हूं ये कैसे होता है ये अरेंजमेंट. इसमें हमारे पास ये हम यहां से लाइट को फोकस करते हैं. ये आ गया हमारे पास लैंप. ठीक है, एक बीम लाइट का यहां से ये लाइट कहां पे फॉल करती है, मिरर पे, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ गई स्केल. ये डायग्राम में हमने नहीं दी होती, ना ही बुक्स में मिलेगी, ये आगे स्केल. और ये एंगल यहाँ बन रहा है इनिशियल एंगल, जिसको हम थीटा एंगल बोलते हैं. जब करंट पास करेगी तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल चेंज होगा. और यहाँ पे जो हमने प्रूव करना वो ये कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगल ऑफ के बराबर होगा. ठीक है, तो ये तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट जो है दैट इज नॉट शोन इन द डायग्राम, और आपको भी शो करने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए कि किस तरीके से ये करंट को मेजर किया जाता है. Moreover, the pole pieces are given concave cylindrical shape. Moreover, the pole pieces are given concave cylindrical shape, so that in every portion of the coil, moreover, the pole pieces are given concave cylindrical shape, so that in every portion
the plane of coil remains parallel to the magnetic field. Plane of coil remains parallel to the magnetic field. The field provided by such an arrangement is called radial field. The field provided by such an arrangement is called radial field. Right? So theory and working, the current which is to be measured is applied between T1 and T2. तो यहाँ से करंट एंटर करेगी और T2 से लीव करेगी. अब कॉइल के अंदर जो करंट होगी दैट इज अलॉन्ग A B C D. मैंने इसलिए वही नाम दिए जो हमने टॉर्क के केस में लिया था. तो AD और BC के ऊपर जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल ऑपोजिट और लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, कैंसिल हो जाएगी. AB और CD पे जो फोर्सेस होंगी इक्वल ऑपोजिट बट एक्टिंग डिफरेंट पॉइंट. तो जिससे क्या होगा, कॉइल जो दैट एक्सपीरियंस टॉर्क मींस ये जो है ये सपोज A और ये D. तो यहाँ पे जो फोर्स होगी F ये आ गई, इस पे फोर्स इस एंड पे क्या हो जाएगी ये. तो जिससे कॉइल क्या होगी, रोटेट करेगी. और जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो क्या होगा, ये फाइबर जो है दैट गेट्स ट्विस्टेड और ये जो कॉइल स्प्रिंग है ये टाइट हो जाएगा एंड प्रोवाइड द रेस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. तो एक तो आ गया मूवमेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग कपल जो टॉर्क के रोटेट होने से होगा, तो उसका रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा. और सेकंड, जब कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी तो ये जो फाइबर है दैट गेट्स ट्विस्टेड प्रोवाइड्स द रेस्टोरिंग कपल. तो रेस्टोरिंग कपल और डिफ्लेक्टिंग कपल दोनों बराबर होंगे और उन दोनों को इक्वेट करके हमारा रिलेशन जो वो आ जाएगा. नाउ फर्दर राइट ऑन, लेट करंट I. अब ये वाला मैं इसको साफ कर देता हूं. लेट करंट I be passed through the coil along A, B, C, D as shown. The sides AD and BC are parallel to the field. They experience no force. क्योंकि इनिशियली एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा. They will experience no force. The sides AB and CD are at right angles. The sides AB and CD are at right angles to the direction of magnetic field. They experience forces which are equal, parallel, and acting at different points. Hence constitutes a couple which deflects the coil. जैसे coil deflect होगी तो यहाँ से ये जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी. This deflects the coil. Thus इसको हम बोलते हैं
deflecting couple. Thus, movement of deflecting couple किसके बराबर हो जाएगा? NIAB cos 0 या sin 90. ठीक है, तभी तो हमने कनकेव शेप दी होती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. What is N? N is the number of turns of the coil, I is the current to be measured, and A is the area of the coil, and B is the magnetic field. तो ये आ गया movement of deflecting couple. Now when coil deflects, the suspension fiber gets twisted, twist हो जाएगा ये, gets twisted, and a restoring couple is set up in it. A restoring couple is set up in it. The restoring couple is proportional to the angle of twist. Proportional to the angle of twist. जैसे कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, सस्पेंशन फाइबर ट्विस्ट होगा, जिससे रेस्टोरिंग कपल यहाँ पर डेवलप होगा, और वो रेस्टोरिंग कपल इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा, जिसको नाम देते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट. इफ सी, या इसको हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं, इफ सी इज द रेस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट का नाम दे देते हैं इसको, टॉर्शनल कांस्टेंट. ये जो रेस्टोरिंग कपल है पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट कांस्टेंट. If C is the restoring couple per unit angular twist, then moment of restoring couple is equal to किसके बराबर हो जाएगी? C थीटा. C थीटा या अल्फा थीटा. अब ये जो C है इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? रेस्टोरिंग कपल मीन तार को किसमें लेते हैं? न्यूटन मीटर. पर यूनिट एंगल है तो एंगल को किसमें लेते हैं? डिग्री में, तो न्यूटन मीटर पर डिग्री. ठीक है, या पर रेडियन. नाउ इन इक्विलिब्रियम, movement of deflecting couple is equal to movement of restoring couple. In equilibrium, movement of deflecting couple NIAB is equal to movement of restoring couple C theta. Now I is equal to C theta divided by NAB. Where C divided by NAB ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जिसको हम जी से नोट करते हैं. व्हाट इज जी? जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. सी क्या होगी? रेस्टोरिंग कपल पर एंगल ट्विस्ट, और ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर. फास्फोर ब्रोंज लिया उसके ऊपर, डिफरेंट मटेरियल में इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल में कांस्टेंट. अब ये जो कॉइल लिया इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो भी कांस्टेंट रहेंगी. जब गैल्वेनोमीटर हमने बना दिया उसका एरिया जो है वो भी कांस्टेंट है. परमानेंट मैग्नेट लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं. व्हाट इज जी? जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट
आर आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जी थीटा। आर आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एंगल ऑफ ट्विस्ट के। नेक्स्ट जो है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर ठीक है, ये जो हम लैब्स में यूज करते हैं दैट इज वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। जो डिआर्सनल टाइप गैल्वेनोमीटर जो है दैट इज डेलिकेट सेंसिटिव, और उसको हम ऑर्डिनरी जो है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें काफी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लेबलिंग करनी पड़ेगी, कायल को सस्पेंड किया ठीक हुआ होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में। तो डॉक्टर वेस्टर्न ने क्या किया, उसको इम्प्रूव किया, जिसको नाम देते हैं वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, और जो हम लैब्स में यूज करते हैं वो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर होता है। तो उसमें भी सारा सेम वही है, लेकिन डॉक्टर वेस्टर्न ने क्या किया, ये जो सिलेंड्रिकल कोर जो थी उस कोर को जो है वो फिक्स कर दिया गैल्वेनोमीटर फ्रेम के अंदर, दोनों तरफ स्पोर्ट्स देके, जिनको हम नीडल या स्पिंडल का नाम देते हैं। ये स्पोर्ट आ गई, इसको नाम दिया जाता है ज्वेल स्पोर्ट। और ये आगे कॉइल, मैग्नेट्स, साउथ पोल। तो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर जो है इसमें भी सेम, इसको भी हम इसी के लिए यूज करते हैं, वही है, डॉक्टर वेस्टर्न ने इसको इम्प्रूव किया था
डी आर्सनल टाइप गैल्वेनोमीटर को। और डॉक्टर वेस्टन ने क्या किया, ये जो सिलेंड्रिकल फ्रेम था, इस सिलेंड्रिकल कोर जो है इसको फिक्स कर दिया किसके बीच में, गैल्वेनोमीटर फ्रेम के अंदर, ठीक है। और स्पोर्ट्स को, जिन स्पोर्ट्स के बीच में फिक्स किया उसको नाम देते हैं हम ज्वेल स्पोर्ट। बाकी वही आ गया ये मैग्नेट, ये टर्मिनल T1 एंड T2, ठीक है। अपर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद दिस नीडल, और ये नीडल किसके साथ होगी, T1 के साथ, और सेकंड एंड जो है दैट इज विद सेकंड नीडल, और ये किसके साथ होगा, T2 के साथ। और ये जो कॉइल स्प्रिंग जो है दे प्रोवाइड द रेस्टोरिंग कपल। एंड करंट को मेजर करने के लिए सर्कुलर स्केल और ये अल्मोनियम पॉइंटर। आपने देखा होगा जब भी हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं तो उसमें नीडल लगी थी, तो यहाँ पे वो लेंथ एंड स्केल अरेंजमेंट के बजाय क्या ले लिया, अल्मोनियम पॉइंटर, राइट। और जो भी करंट हमने मेजर करनी होती है तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं किसके बीच में, T1 और T2 की। एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, एक नेगेटिव, तो यहाँ से करंट पास करेगी, जैसे कॉइल से करंट पास करेगी तो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, ये रोटेट करेगी, और उसी रोटेशन से जो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग हम करंट को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं सर्किट में और साथ में मेजर कर लेते हैं। तो ये है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। बाकी यहाँ पे भी रिलेशन करंट फाइंड करने के लिए हमारा जो है वो यही यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये जस्ट आइडिया वेस्टर्न टाइप नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है आपका दैट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको हम IS से डिनोट करते हैं, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी जो होती है, राइट ऑन, इट इज डिफाइंड एज द deflection produced in the galvanometer when unit current passes through it. Defined as the deflection produced in a galvanometer when unit current passing through it. और गैल्वेनोमीटर जो है वो कौन सा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, विच शोज लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। ठीक है, हमारे पास दो गैल्वेनोमीटर्स हैं जिनमें से सेम करंट हम पास कर रहे हैं, राइट, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो लार्ज आती है, तो दैट इज मोर सेंसिटिव। तो IS जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, तो थीटा बाई आई, और IS इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई आई किसके बराबर है, C थीटा डिवाइड बाई NBA। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे थीटा एंड थीटा कैंसिल होगा, तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो किसके हो जाएगी, NBA डिवाइड बाई C। अब करंट सेंसिटिविटी जो है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, डिग्री पर एम्पेयर या रेडियन पर एम्पेयर। तो करंट सेंसिटिविटी जो है दैट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, सेकंड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तभी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी, एंड थर्ड increasing the area of the coil, and fourth
decreasing the torsional constant C, जिसको हम C से या अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट। तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न, magnetic field area and torsional constant. So that can be increased by increasing NBA and by decreasing C. तो ये आ गया हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। Now next term is voltage sensitivity. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इसको हम VS से डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer. Deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the galvanometer, वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, करंट को पास करते हैं। when a unit voltage applied across the galvanometer, तो ये किसके तरह जाएगी, VS से डिनोट करता है, थीटा बाई V, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या रहेंगे, डिग्री या रेडियन पर वोल्ट। और VS किसके बराबर होगा, थीटा डिवाइड बाई V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR। व्हाट इज R is the resistance of the coil. Now put the value of I here, तो क्या हो गया, थीटा बाई R इंटू NBA डिवाइड बाई C थीटा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है दैट विल बी इक्वल टू NBA डिवाइड बाई CR. Now this is the expression for voltage sensitivity. NBA क्या, तो यहाँ पे भी सेम वही रहेंगे फैक्टर्स। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है दैट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड बाय डिक्रीजिंग किसको, C एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, कॉइल की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। तो ये टर्म थी किसकी, गैल्वेनोमीटर के साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। नाउ राइट डाउन ए क्वेश्चन, एनसीईआरटी में निकालिए आप क्वेश्चन नंबर 4.10। Question is, two moving coil galvanometers. Two moving coil galvanometers M1 and M2. M1 and M2 have the following particulars. पहले की रेजिस्टेंस R1 जो है दैट इज 10 ओम, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स N1 जो है वो है हमारे पास 30, एरिया इसका A1 इज 3.6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड B1 इज 0.25 टेस्ला, और सेकंड की जो है वो हमारे पास R2 इज 14 ओम्स, नंबर ऑफ टर्न्स 42,
एरिया A2 1.8 into 10 raised to power minus 3 meter square, और magnetic field V2 is 0.50 Tesla. The question is, two moving coil galvanometers M1 and M2 have following particulars. ठीक है. The spring constants are identical. Spring constant means C. Torsional constant जो होता है that depends upon the nature of the material. तो दोनों के spring constant जो वो same है. The spring constants are identical for the two springs. तो C दोनों में सेम रहेगा, या अल्फा है तो अल्फा सेम रहेगा इससे. ठीक है. डिटरमिन फर्स्ट पार्ट द रेशियो ऑफ, डिटरमिन द रेशियो ऑफ, फर्स्ट क्या होगी करंट सेंसिटिविटी, एंड सेकंड इज वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1. M2 and M1. तो पहला पार्ट रेशियो किसकी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 डिवाइड बाई करंट सेंसिटिविटी किसकी, ऑफ M1. करंट सेंसिटिविटी के लिए ये फार्मूला हमारे पास. तो पहले M2 के लिए लेंगे, तो क्या हो जाएगा M2 के लिए, N2 B2 A2 डिवाइड बाई C इंटू C डिवाइड बाई N1 B1 A1. दिस कैंसल्स. तो करंट सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला हो जाएगा N2 B2 A2 डिवाइड बाई N1 B1 A1. ठीक है. आपको वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज को पुट करिए यहाँ पे. N2 42, B2 0.50, A2 1.8 into 10 raised to power minus 3 divided by N1 is 30, B1 is 0.25 and A1 is 3.6 into 10 raised to power minus 3. तो इसको सिंप्लीफाई करिए आप. हाँ बच्चे, किसके बराबर आया बोलो, शाबाश. On calculating ये 7 by 5 that is 1.4. तो ये पहला पार्ट हो गया, रेशियो है, ये कोई यूनिट नहीं. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी, M2 टू वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1. अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी के लिए ये फार्मूला वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो C तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन R है, तो यह ऐसे आएगा N1 N2 B2 A2 डिवाइड बाई N1 B1 A1, और साथ में क्या हो जाएगा इनटू R1 डिवाइड बाई R2. राइट. अब ये हमारे पास क्या है, N2 B2 A2 डिवाइड बाई N1 B1 A1 जो है that will be equal to 1.4.
और R1 कितना है 10 और R2 किसके बराबर है 14, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। तो एनसीईआरटी में इसमें एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था इसका। Now write down एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। Solved example, a rectangular coil of area 5.0 into 10 raised to power minus 4, 5.0 into 10 raised to power minus 4 meter square and 60 turns is pivoted, Pivoted, is pivoted about one of its vertical sides, about one of its vertical sides, the coil is in a radial horizontal field of, the coil is in a radial horizontal field of 90 Gauss, 90। रेडियल आपको मालूम है क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी वो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियल हियर मींस द फील्ड लाइंस आर इन द प्लेन ऑफ कॉइल फॉर एनी ओरिएंटेशन, मींस पैरेलल रहेगी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग, what is the torsional constant of the hair spring connected to the coil if a current of 0.20 milliampere, if a current of 0.20 milliampere produces an angular deflection of 18 degree, 18 डिग्री। तो गिवन क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग एरिया 5.0 into 10 raised to power minus 4 meter square, number of turns 60, मैग्नेटिक फील्ड 90 Gauss, इसको टेस्ला में कन्वर्ट करिए 90 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला। करंट इज 0.20 मिलीएम्पेयर और थीटा एंगल जो है ट्विस्ट दैट इज 18 डिग्री। टॉर्सनल कांस्टेंट सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रिलेशन, अच्छा मिली एम्पेयर है तो उसको एम्पेयर में कन्वर्ट करना है 0.20 into 10 raised to power minus 3 एम्पेयर। अब ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, सी किसके बराबर होगा, सी थीटा डिवाइड बाई आई किसके बराबर, सी थीटा डिवाइड बाई एन बी ए। नाउ सी इज इक्वल टू आई एन बी ए डिवाइड बाई थीटा, वैल्यूज लगाइए 0.20 into 10 raised to power minus 3, number of turns 60, magnetic field 90 into 10 raised to power minus 4, area is
5.0 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी जो आता है ये आता है डिग्री सॉरी ये सी थीटा, थीटा के सी किसके होगा, आई बाई थीटा। तो सर टॉर्क होता है ये, है ना, टॉर्क हमारे पास क्या आई थी, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ सी थीटा। तो सी किसके रह जाएगा, टाउ बाई थीटा। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके, न्यूटन मीटर पर डिग्री। इसको वैल्यूज यहाँ पे लगाइए और सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आएगा हमारे पास 3.0 इंटू 10⁻⁻9। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट जो आपका गैल्वेनोमीटर का, दैट इज कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर into an ammeter। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर into an ammeter और वोल्टमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर into ammeter। अमीटर जो होता है दैट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, और इसको आप लोगों ने देखा होगा, इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, और ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, और लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम करंट जब वो सर्किट में मेजर करनी है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या होने चाहिए, नेग्लिजिबल होने चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। लेकिन जीरो तो आइडियल के केस में हो सकती होती है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमारे पास अमीटर्स हम यूज करते हैं वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो करंट की मेजर नहीं करते, राइट। उसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है क्योंकि सम रेजिस्टेंस इज देयर। तो जब भी हम गैल्वेनोमीटर को, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर आ गया जी, और ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के अंदर, जिसको हम यहीं से लिख देते हैं जी। और ये आगे हमारे पास करंट, आई विच इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब इसको हमने अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। लेकिन अमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम, इसके पैरेलल में a very low resistance called shunt resistance, shunted parallel to the galvanometer। तो इसके साथ पैरेलल में वेरी लो रेजिस्टेंस जब हम कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ग्रेजुएटेड इनटू एमीटर। ठीक है, तो जब भी हम गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस जो है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर स्केल जो है दैट इज ग्रेजुएटेड इनटू एमीटर स्केल। अब ये आई इज द करंट, और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगी, और जो शंट से पास कर रही है सपोज वो क्या आगे आई एस, और जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रही है सपोज वो किसके बराबर है, आई जी। अगेन ये यहाँ पे दोनों मीट करेंगे एंड सेम करंट आई, तो आई एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस आई जी।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो एस से कम होगी शंट रेजिस्टेंस से, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस जो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये आ गया कन्वर्शन ऑफ अमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो हम यहां पे ले लेते हैं सपोज ई एस, ये क्या है, ई एस एंड ई जी, ई एस एंड ई जी विद द वैल्यूज ऑफ potential difference across galvanometer resistance and shunt resistance, galvanometer resistance के क्रॉस और shunt resistance के क्रॉस क्या है, ES and EG। since these are connected in parallel, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, वो सेम होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ES is equals to EG एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये आ गया IR। तो यहाँ पे जो शंट से करंट है IS और रेजिस्टेंस क्या है S, गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो क्या है IG, रेजिस्टेंस क्या है कैपिटल G, S और G जो है ये क्या है शंट एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S किसके हो जाएगा, IG डिवाइड बाई IS, और S इज इक्वल टू IG इंटू G एंड IS किसके बराबर है, I माइनस IG। Now this is the expression for shunt resistance। तो शंट रेजिस्टेंस जो किसके कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस फार्मूले से। तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, IG जो है दैट इज द गैल्वेनोमीटर करंट, G जो है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और ये I करंट जब हमने अमीटर इस रेंज का बनाना है 0 to 10 एम्पेयर, ठीक है। IG जो वो उसकी वैल्यू दी है, तो हमें S की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि कितनी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाएं सो दैट इट कन्वर्टेड इनटू अमीटर। अब इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी अमीटर की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, वो किसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो क्या होगा, GS डिवाइड बाई G प्लस है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, तो इक्विवेलेंट ही आ जाएगा हमारे पास। नाउ फॉर आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर के केस में रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0। फॉर आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस जो है दैट इज 0। एंड शंट क्या होता है, शंट का जो है इसका इस गैल्वेनोमीटर को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। तो शंट बेसिकली क्या है, शंट जो है दैट इज ए लो रेजिस्टेंस which is connected parallel with the galvanometer resistance या ammeter to protect it from strong currents। तो इसका जो मेन यूज क्या होता है, टू प्रिवेंट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट। अगर लार्ज करंट सर्किट में आए तो उससे डैमेज के लिए बचाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। to convert galvanometer into ammeter and to increase the range of ammeter। ammeter का रेंज है उसको भी हम शंट रेजिस्टेंस से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इसके मेन यूजेस है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पहले इसके कन्वर्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर into voltmeter। conversion of galvanometer into voltmeter। a voltmeter जो है that is a device which is used for measuring the potential difference
और इसको हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाई जाती है, हाई रेजिस्टेंस। अमीटर को सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं, लेकिन जब उसको हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लो रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाई जाती है। तो अमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है हमने। तो ये आ गया हमारे पास वोल्ट मीटर। सॉरी, गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस G होगी, और ये आ गई हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम वेरी हाई रेजिस्टेंस है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये करंट जो है IG करंट, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। अब जैसे हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वोल्ट मीटर में। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, G प्लस R। सीरीज में रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, टू कन्वर्ट a galvanometer into voltmeter, a very high resistance is connected in series with the galvanometer. Connected in series with the galvanometer, and the galvanometer scale is graduated. And the galvanometer scale is graduated into voltmeter. Graduated into voltmeter. तो यहाँ पे G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होगी, R हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, एंड I जो है G इज द करंट विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसका रहता है, IR, I क्या हो गया IG, और R यहाँ पे क्या होगा, G प्लस R। नाउ फर्दर G प्लस R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई IG। तो S किसके बराबर हो गया, V बाई IG माइनस G। तो ये यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला आ गया, क्योंकि इसी से हम कन्वर्ट करेंगे कि जिस भी रेंज का बनाना होगा तो हमें R की वैल्यू चाहिए, G हमें दिया कि ये रेंज है हमारा इनिशियल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ये है, और IG जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, गैल्वेनोमीटर जो भी है हमारे पास, और हमें 10 वोल्ट का बनाना है, 3 वोल्ट का बनाना है, तो उसके लिए R की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वोल्ट मीटर की, वो किसके आ जाएगी, G प्लस R। और आइडियल के केस में क्या होगी, इनफाइनाइट। और इसको हमेशा हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सर्किट में पैरेलल्स में। अब रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जो होता है दैट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर जो है दैट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। आर की वैल्यू को चेंज करेंगे, इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन अमीटर जो है इसका रेंज जो है दैट कैन नॉट बी डिक्रीज, क्योंकि लो रेजिस्टेंस है, तो दैट कैन नॉट बी डिक्रीज। उसको सिर्फ हम इंक्रीज कर सकते हैं।